कनाडा से मुझे रानिया की कॉल आई और उन्होंने अपना मसला मेरे साथ शेयर किया और मुझे लगा कि ये तो मुझे व्यूअर्स तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। कितने ही माँ-बाप जो अपनी बेटियों की शादियों के लिए परेशान हैं और लालची लोग उनको मिल जाते हैं, तो उनको हिदायत मिलेगी कि इन लोगों के पेट कभी भी भरे नहीं जा सकते। दरअसल 2 दिन पहले हमने जो वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि हिना को गुल आंटी का फ़ोन आया था कनाडा से और उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी बेटी नाज़िश, जिसको वो प्यार से नाज़ो बुलाती हैं, के लिए वो रिश्ता ढूँढ रही थीं। तो इतने लालची लोग उनको मिले थे कि पाकिस्तान से वो रिश्ता था, ये लोग कनाडा होते थे लड़की वाले, तो पाकिस्तान से जो रिश्ता मिल रहा था वो ऐन शादी से 2-3 दिन पहले कहते हैं कि हमारे बेटे को कनाडा में माहाना खर्चा देना पड़ेगा क्योंकि ये बेचारा कनाडा नया जा रहा है, तो इसके पास तो कोई जॉब नहीं है और इसके वहाँ सेटल होने के लिए इसको कुछ ना कुछ चाहिए और ये बहुत खुददार बच्चा है, आपसे माँगेगा तो नहीं, आपको खुद ही एहसास करके इसके हाथ कुछ ना कुछ रकम महीने के महीने रखनी होगी और वो कुछ ना कुछ रकम $3000 थी। मतलब आप सोचें, पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ डॉलर्स कमाने कितने मुश्किल होते हैं। शायद उनका गुमान था कि यहाँ डॉलर्स दरख्तों के साथ पत्तों की तरह से लटकते हैं। बहरहाल वो लोग मजबूर अपने आप को महसूस कर रहे थे क्योंकि शादी में सिर्फ़ 2-3 दिन बाकी थे और उनका सोशल सर्कल बहुत ही बड़ा था और उनको लगता था कि अगर वो इस स्टेज पर ना कर देंगे तो उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली सिचुएशन बन जाएगी और उनको दूसरी तरफ ये भी परेशानी थी कि उनकी बेटी की एज ऑलरेडी 31 साल हो गई है और कनाडा से वो लोग रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान से ये लड़का पसंद आया था। तो वो कोशिश कर रहे थे कि चलो किसी भी तरीके से इस मामले को निभाए रखें। बहरहाल फिर क्या हुआ, अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो वो तो आप उसी वीडियो में देख सकते हैं क्योंकि अब मैं इस वीडियो में तो रिपीट नहीं करूँगा, इसमें तो एक नई कहानी है जो बहुत ही दिलसोज़ है और आपको सुननी लाज़मी चाहिए। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मैं एंड स्क्रीन पर दे देता हूँ और उसका थंबनेल ये है। तो बहरहाल रानिया जो कनाडा से हैं, उन्होंने अब जो मुझे बताया है अपने मसले के बारे में, कहती हैं बिलाल भाई, मेरा मसला कुछ ना कुछ उन लोगों से मिलता है जिनकी कहानी आपने परसों शेयर की थी, लेकिन उनसे भी बहुत बढ़कर है। आप सुनेंगे तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने ज़ब्त किया है वो हम ही जानते हैं। हम कब से कोशिश कर रहे हैं लेकिन सब्र आते-आते आया। इस मामले को अब 2 साल बीत गए हैं लेकिन अभी भी ऐसे लगता है कल की बात है और मैं ये दोहराते हुए भी ऐसे काँप रही हूँ जैसे लग रहा है मेरा ज़ख्म ताज़ा हो रहा है। जैसे मेरा ज़ख्म भर आया था लेकिन उसको फिर से कोई छील रहा है। लेकिन मैं उसके बावजूद आपको अपनी ही आप बीती इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि शायद कितनी ही वो लड़कियाँ जो मजबूर होती हैं और उनके वालिदैन अपने आप को मजबूर महसूस करते हैं, उनकी आँखें खुल जाएँगी क्योंकि इस किस्म के लोग कभी भी सुधारे नहीं जा सकते और इनका पेट एक जहन्नुम की मानद होता है जिसमें कितना भी भरते जाओ वो ढोल कभी भर कर नहीं देते। मैंने कहा हुआ क्या, आप मुझे खुलकर बताएँ? तो कहती हैं बिलाल भाई, ये आज से 2 साल पहले की बात है। अभी मेरी उम्र है 33 साल। आपने परसों जब वीडियो अपलोड की ना तभी मैं बहुत अंदर से हिल गई थी क्योंकि मेरी एज भी उसी लड़की जितनी थी जिसके साथ वो वाक़या हुआ था, यानी 31 साल, और लोग भी उसी किस्म के थे जिस किस्म के आपने परसों बयान किए थे। लेकिन मेरी कहानी और भी बहुत आगे की है। मैंने कहा चलें बताएँ आप, अल्लाह ख़ैर करेगा, परेशान मत हो। मैं भी इसी नीयत से शेयर करूँगा कि लोगों को पता चले और लोग होशियार रहा करें इस किस्म के रिश्ते करने से। तो कहती हैं बिलाल भाई, फ़िलहाल मैं कनाडा की एक नामवर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी कर रही हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो कहती हैं मेरा ये प्लान है कि जब पाकिस्तान वापस जाऊँगी इंशाल्लाह डॉक्टरेट करने के बाद, तो मैं अपना वहाँ पर एक क्लिनिक खोलूँगी साइकोलॉजिकल, और मैं यही मैरिज काउंसलिंग भी करूँगी और लोगों के साइकोलॉजिकल अमराज़ भी देखा करूँगी। मेरा ख़ुद का क्लिनिक होगा। मेरा हमेशा से ये ख्वाब था और मैं अपने मम्मी-पापा को कहती थी कि मुझे किसी बाहर के मुल्क से डॉक्टरेट करवा दें ताकि मेरी सीवी में एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी की एडिशन हो जाए, तो मेरे लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हो जाएँगे।
लेकिन वो कहते थे कि नहीं, पहले यहाँ पर शादी हो जाए तुम्हारी, उसके बाद तुम्हारा शौहर जहाँ तुम्हें लेकर जाता है ले जाए। तो मेरी तो हमेशा से ये ख्वाहिश थी, लेकिन अपने मम्मी-पापा की ख्वाहिश के मद्देनज़र मैंने उनके आगे सरे निगूँ ख़म कर दिया और मैंने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक एक लड़के के साथ शादी की रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी, जो उन्होंने खुद ही तलाश किया था। हम लोग इस्लामाबाद रहते थे और वो लोग लाहौर के थे। तो पाकिस्तान में रहते हुए ही उनका शहर मुख्तलिफ था, तो हमें एहसास तो हो रहा था कि आना-जाना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं अपने मम्मी-पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी और मेरे मम्मी-पापा में मेरी जान बसती है और मुझ में उनकी जान बसती है। और मैं अपनी मम्मी-पापा की इकलौती बेटी थी, मतलब मेरा कोई और बहन-भाई नहीं है। तो मेरी मम्मी-पापा अबव एवरेज फाइनेंशियल स्टेटस से हैं। मेरे पापा का अपना बिज़नेस है इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन का, और हम वहाँ एक पॉश एरिया में रहते हैं डीएचए के साथ। तो हमारा घर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है। 1 कनाल का हमारा घर है। मम्मी भी अपने सोशल सर्कल में बिज़ी रहती हैं और पापा अपने कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं खुद से अपनी एक शनाख्त क्रिएट करूँ, मैं खुद अपना करियर बनाऊँ। तो इसी वजह से मैं पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। थ्रू आउट मेरे ए ग्रेड्स आने और मैंने बहुत मेहनत करनी, लेकिन मेरा यही था कि बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ लूँ ताकि सोने पे सुहागा की तरह से हो जाए। लेकिन मम्मी-पापा ही कहते थे कि पहले शादी होनी चाहिए, और ऐज मेरी उस वक़्त 31 इयर्स थी, और वो भी इसीलिए कि पहले बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया, फिर करते-करते रिश्ते भी ढूँढ रहे थे मम्मी-पापा, लेकिन कोई ख़ास रिश्ता नहीं मिल रहा था। मतलब रिश्ते तो थे, लेकिन ज़्यादातर लोग सही नहीं लग रहे थे। तो एक रिश्ते कराने वाली आंटी थीं उसी सोसाइटी में, तो उनके ज़रिए ये लड़का हमें पता चला, उमर, उसके पेरेंट्स रिश्ता ढूँढ रहे थे लाहौर से, तो उन दिनों इस्लामाबाद आए हुए थे। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, उनको बुलाएँ। तो उमर और उनके पेरेंट्स आए और मम्मी-पापा के साथ बैठे। इतने वो लोग हँसमुख और इतने बातें करने में अच्छे। आंटी तो बिल्कुल ऐसे थी जैसे बात-बात पर ऐसे हँसती थी। तो मम्मी ने कहा कि ये तो बहुत ही हँसमुख लोग हैं और बहुत ही खुश अखलाक मालूम होते हैं, और ज़बान के भी इतने मीठे, जैसे शीरीनी टपकती थी उनकी ज़बान के साथ। मतलब मैं रानिया हूँ तो मुझे रानिया बिटिया कह के बुलाना, और हमारा जो घर है उसको घरौंदा बोलना। मतलब कि ऐसे ही खाम-खा, मतलब पता नहीं कौन-सी पुरानी उर्दू के, लखनवी उर्दू के अल्फ़ाज़ लेकर आते थे शीरीनी में डूबे हुए, और इस तरीके से हमसे मुख़ातिब होते थे कि हमें लगता था कि ये तो बहुत ही रख-रखाव वाले लोग हैं और ये तो बहुत ही ख़ानदानी लोग हैं, और इनकी बोल-चाल भी बहुत ही शाइस्ता है, बहुत ही गुफ्तगू में अच्छे हैं और दिल लुभा लेते हैं। तो मैं तो वैसे ही ये फ़ैसला बिल्कुल अपने पेरेंट्स के ऊपर ही छोड़े हुए थी कि जहाँ वो समझेंगे बेहतर, वहीं मैं भी मान लूँगी, क्योंकि मैं कभी इस तरह से लड़कों में इन्वॉल्व नहीं हुई। मैं हमेशा यही, जैसे एक टिपिकल मशरिकी लड़की होती है, कि मम्मी-पापा ही करेंगे जो करेंगे। मुझे बस ये था कि मैं अच्छे से पढ़ जाऊँ और अपना एक करियर बना लूँ, बस मेरा वही टोटल फ़ोकस था। तो मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ था, तो मम्मी-पापा को वो लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, और आंटी इतनी इतनी गिगली और इतनी चुलबुली और मतलब इतनी हँसमुख थी कि मुझे भी था कि ठीक है, और कुछ भी हो, लेकिन जब लोग हँसमुख होते हैं ना, तो मसले हल हो जाते हैं, कोई मसले बनते नहीं हैं। तो आंटी भी इस तरह थी और अंकल भी उन्हीं की देखा-देखी, बहुत ही ज़्यादा शाइस्ता और मीठे-मीठे। वो ज़रा कम-कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो बड़ी चीज़ें बोलते थे। वो तो मैं अभी आपको बताऊँगी कि वो क्या-क्या बोलते थे। मैंने कहा, चले खुल के बताइए क्या हुआ? कहती है, बिलाल भाई, जब वो लोग हमारे घर आए ना, तो 2 से 3 दफ़ा वो लोग आए, फिर हम लोग उनके घर गए लाहौर में। मॉडल टाउन में उनका घर था, 5 मरले का तकरीबन, मतलब छोटा-सा घर था, डबल स्टोरी। नीचे उमर रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ, और ऊपर वाले पोर्शन में उनके बाकी 2 भाई और 1 बहन रहती थी। तो एक ही गाड़ी उनके गैराज में खड़ी हुई थी, जो उनके पेरेंट्स की थी, ज़ाहिर है। तो जब पहली ही दफ़ा मेरे मम्मी-पापा लाहौर से होकर आए, तो वो सोच रहे थे कि हमारी बेटी तो इतने खुले-डुले घर की हिली हुई है, कनाल का हमारा घर है, और हम तो, मतलब हमारे और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, हमारी फाइनेंशियल क्लास में और उनकी क्लास में। उनके घर में तो दूसरी गाड़ी खड़ी होने की जगह तक नहीं थी। तो
बहुत परेशान थे मम्मी-पापा, लेकिन क्योंकि और कोई रिश्ता उनको मिल नहीं रहा था उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, या बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कोई और, तो इस वजह से वो आगे बढ़ते गए, इस बात को आगे लेकर चलते गए। तो जब लाहौर के बाद वो लोग नेक्स्ट टाइम इस्लामाबाद हमारे घर आए ना, और मम्मी-पापा ने उनको इनवाइट किया, तो फिर वो लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हमारा घर देख लेने के बावजूद ये लोग रिश्ता देने पर राज़ी हैं, तो मतलब अब तो और कोई हर्डल नहीं रह गई। तो वो रिश्ते वाली आंटी भी उनके साथ ही आई हुई थी। उनका नाम फ़रज़ाना है, और शायद आप सोचें कि उनसे कैसे मुलाकात हुई हमारे मेरे मम्मी-पापा की, तो उनको मेरे मम्मी-पापा पहले से नहीं जानते थे। मेरी मम्मा एक इस्लामिक सेंटर है उधर ही इस्लामाबाद में, वहाँ मुझे दर्स के लिए लेकर जाती थी, तो वहीं फ़रज़ाना आंटी भी आती थीं, तो वहाँ से उनको पता चला था उनका। तो फ़रज़ाना आंटी ने फिर बताया था कि इस तरह एक रिश्ता है, लाहौर से हैं वो लोग, लड़का अच्छा है, इंजीनियर है, तो वो लोग अपनी बेटे के लिए रिश्ता ढूँढ रहे हैं, तो फिर वहाँ से बात स्टार्ट हुई थी। ख़ैर, तो फ़रज़ाना आंटी बोलती हैं, जब इस बार वो लोग इस्लामाबाद आए हमारे घर, तो फ़रज़ाना आंटी बोलती हैं कि रानिया बेटी कैसे आई जाएगी, लाहौर हम लोग होते हैं, तो आप लोग तो इस्लामाबाद हैं, तो कैसे आई जाएगी। तो मम्मी पापा को उन्होंने इस बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं कि बाद में किस तरह से अरेंजमेंट होगी मिलने मिलाने की। वो तो बस उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे, ज़्यादा बोलते भी नहीं थे मेरे मम्मी पापा। तो वो कहते हैं कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, जैसे इसके नसीब में होगा आती रहेगी। तो वो फरजाना आंटी बोलती हैं, गड्डी हो जाए ना बच्चों कोल ते आसानी हो जाती है, किधरे आना जाना भी होता है, मतलब बच्चों के पास अगर गाड़ी हो जाए तो आसानी हो जाती है, कहीं आना जाना भी होता है। तो ये सुनकर मम्मी ने कहा, जी, मतलब मैं समझी नहीं कुछ। तो उस वक्त जो अंकल है ना, जो उमर के फादर हैं, वो बोलते हैं, जी जी, गुड़िया तो बहुत प्यारी सी हमें मिल ही गई है, क्या ही अच्छा हो अगर इस सवारी पर बैठी हुई मिल जाए। मतलब वो लोग बात पहले अपनी कर देते हैं जो करने वाली होती है, उसके बाद उसको फॉलो अप करते हैं एक हंसी के साथ, एक मीठी सी मुस्कान के साथ, हे करके, जैसे एक मीसना सा आदमी होता है ना। तो उस वक्त मेरे मम्मी पापा चौंक गए कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, गुड़िया सवारी पर बैठी हुई। तो मेरे पापा ने कहा, मतलब खुल के बताइए, मैं समझा नहीं। तो उमर के फादर कहते हैं कि मतलब गुड़िया गाड़ी पर बैठकर अगर आ जाए तो ना, मतलब सवारी भी साथ में मिल जाए, कितनी प्यारी लगेगी बैठी हुई। वो कहना ये चाह रहे थे कि गाड़ी दो हमें, गाड़ी दो हमें, ये कहना चाह रहे थे वो। तो उस वक्त मेरे मम्मी पापा को समझ आई कि ये गाड़ी मांग रहे हैं, जो गुड़िया सवारी पर बैठी हुई आने की बात। मतलब आप सोचें बिलाल भाई, किस तरह से लोग बातें बना बना के करते हैं ना। एक तो जो बात खुद कहना चाह रहे थे, वो अपनी बजाय फरजाना आंटी के मुंह में डाली कि वो बुरी बने तो बने और वो पहल करें। तो एक दफ़ा जब फरजाना आंटी ने बात छेड़ी कि ये बेटी कैसे आई जाएगी, तो बेहतर है अगर गाड़ी भी एक हो जाए, तो बजाय इसके कि उनकी बात को रद्द करते, अगर उनकी नीयत साफ़ होती तो उनको कहना चाहिए था, नहीं, किस फरजाना की बात आप कर रही हैं, हम अपना बेटा बेच थोड़ी रहे हैं, ये जो कह रही हैं अपनी तरफ से कह रही हैं। उनको साफ़ ये कहना चाहिए था अगर उनकी नीयत साफ़ होती। लेकिन बजाय इसके कि वो उनकी बात को रद्द करते या उसकी नफ़ी करते, उमर के फादर उनकी बात को टेक फॉरवर्ड करने लगे, और बल्कि जो उनके दिल के अंदर की बात थी वो मुंह पर ले आए, जिससे ये पता चलता है कि उनको उन्होंने ही बोला हुआ था पहल करने के लिए, ये बात करने के लिए, और उनकी बात को जारी रखते हुए उन्होंने सवारी की फरमाइश कर दी, जो बाद में गाड़ी साबित हुई। तो मेरे मम्मी पापा उसी वक्त बहुत डगमगा रहे थे कि ये क्या बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने भी एक ज़माना देखा हुआ है, अपने जज्बात पर काबू रखते हुए और अपने चेहरे पर इत्मीनान तारी रखते हुए मम्मी ने कहा कि कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चलेगी उमर बेटा, कौन सी गाड़ी आपको चाहिए। तो उसके मम्मी बोलती हैं उमर की, कम अज़ कम आल्टो VXL तो हो, तभी तो मेरा दूल्हा राजा जचेगा और गुड़िया रानी कितनी प्यारी लगेगी बैठी हुई। आल्टो VXL HES से कम तो
हम नहीं, मतलब आपको हम ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। इस तरह से वो भी जैसे हंस के, उनकी आदत है ना बात करने की, तो कहती है अल्टो वी एक्सएल एजीएस से कम तो नहीं चलेगी, लेकिन इतनी तो हो कि हमारा दूल्हा राजा और रानी बिटिया उसमें बैठी हुई प्यारी तो लगे। तो तो उन लोगों की आदत थी, जो भी इस तरह की बात होती थी ना, तो उमर की मदर इनिशिएट करती थी, और एक दफ़ा जब वो बात छेड़ देती थी तो फिर उनके फादर भी मैदान में कूदते थे। तो अपनी बीवी को जब उन्होंने देखा कि बात कर ही चुकी हैं वी एक्स एल ऑल्टो गाड़ी की, तो कहते हैं, देखें शेख साहब, 4 मॉडल होते हैं ऑल्टो के। हम रहते हैं लाहौर, आप लोग रहते हैं इस्लामाबाद। अगर वीएक्स होगी तो गुड़िया रानी 4 महीने बाद आएगी इस्लामाबाद। अगर वीएक्सआर होगी तो 3 महीने बाद आएगी इस्लामाबाद। अगर वीएक्सआर एजीएस होगी तो हर दूसरे महीने अपने मम्मी पापा को मिलने आएगी। और अगर वीएक्सएल एजीएस होगी तो हर महीने आया करेगी अपने मायके। बिलाल भाई, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ज़हर लग रही है उनकी हंसी। जब मैं रिकॉल कर रही हूँ, वो सारे फ्लैशबैक्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कैसे हम लोग इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं कि इतना ओपनली हमारे मुंह पर वो लोग गाड़ी मांग रहे हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने उस वक्त इनकार नहीं किया। मम्मी पापा समझ गए कि ये ऑल्टो वी एक्सएल मांगना चाह रहे हैं, और ये बात आज से 2 साल पहले की है। उस वक्त जो नई ऑल्टो वी एक्सएल थी, तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी की मिलती थी। मतलब सीधा सीधा उन्होंने 30 लाख रुपए तो हमसे वहीं पर ही मांग लिए थे। मुझे नहीं पता मेरे मम्मी पापा को बिलाल भाई क्या सूझी थी कि वो उसके बावजूद मेरी शादी उनसे करने पर राज़ी हो गए, और उन्होंने दुआए खैर रख दी। तो मैंने कहा, रानिया, उस वक्त तो ना कोई मंगनी हुई हुई थी, ना कोई निकाह हुआ हुआ था, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपके पेरेंट्स मान गए। लेकिन मैंने स्ट्रेस किया कि स्पेशली इस बारे में मैं पूछूं कि कुछ हुए भी बगैर, कुछ होने से पहले क्या ही वजह थी कि एक लड़की के माँ बाप मान गए गाड़ी देने के लिए, जब सामने वाले इतना ओपनली मांग रहे हैं। एक तो सिनेरियो होता है ना कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि शादी में सिर्फ 2-3 दिन बाकी होते हैं। जैसे परसों की वीडियो में मैंने बताया था कि नाजो जो अपने पेरेंट्स के साथ, गुल आंटी के साथ यहाँ कनाडा में रहती हैं, तो वो लोग जो दामाद इंपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान से, तो दामाद के घर वालों ने कहा था कि ये $3000 लेगा पर मंथ। तो उस वक्त तो चलो शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे, लेकिन इन लोगों के केस में तो ना कोई मंगनी हुई हुई थी, ना कोई बात पक्की हुई हुई थी, और उस स्टेज पर मांगी गई गाड़ी पर भी वो लोग ना नहीं कर सके। तो मैंने सोचा कि इस बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि क्या वजह थी कि उनके पेरेंट्स ने इनकार नहीं किया। तो वो कहती हैं कि वो क्योंकि अफोर्ड कर सकते थे। शायद मेरे ख्याल में ये एक मेन फैक्टर था कि जब लाहौर से होकर आए ना मेरे मम्मी पापा, तो वहीं पर उन्होंने देख लिया था कि इस घर में सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी हुई है, और ज़ाहिर है एक गाड़ी जो है वो उमर के पेरेंट्स ही यूज़ करते होंगे, या उमर या उनके भाई वगैरह यूज़ करते होंगे। तो हमारी बेटी तो इतनी खुले डुले लाइफस्टाइल की आदी है कि इसको वाकई एक गाड़ी तो चाहिए ही होगी। वो लोग अगर ना भी मांगते तो माशाल्लाह इतने वेल ऑफ थे, और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होते हुए मेरे पापा तो वैसे ही मुझे गाड़ी दे ही देते, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे किसी भी किस्म की तंगी में देखना नहीं चाहते थे। ऑनेस्टली मम्मी पापा के लिए 30-32 लाख गाड़ी के लिए अरेंज करना कोई मसला था भी नहीं। मैं वैसे ही अपने घर में सिर्फ उनकी एक ही बेटी हूँ, और माशाल्लाह वो हैं इतने वेल ऑफ। और एक और बात ये थी कि मेरी मम्मी पापा सोशल इन्फ्लुएंस में आकर ना ये भी सोचते थे कि मेरी एज ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उस वक्त मेरी एज 31 साल थी। तो वो बस चाहते थे अब जल्दी से जल्दी मेरे लिए कोई सूटेबल प्रपोज़ल मिल जाए, मैं अपने घर की हो जाऊँ, ताकि ये ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से निभ जाए। तो बस यही दोनों फैक्टर्स थे मेनली। तो वो लोग मान गए कि ठीक है, कोई मसला नहीं, आपके मुँह की बात हम रख लेते हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी सोचा था कि हो सकता है कि गाड़ी की फ़रमाइश की है इन लोगों ने, हम अगर मान लेते हैं तो इंशाल्लाह हमारी ही बेटी को सुखी रखेंगे, खुश रहेंगे। तो
बहरहाल वो लोग मान गए और उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी मन की मुराद मान लेते हैं और बेटे को हम गाड़ी देंगे। तो और कोई बात, और कोई, मतलब मेरे पापा ने उनसे पूछा कि और कुछ, तो वो लोग तो यही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम ये फरमाइश उनकी मान जाएंगे। तो वो लोग इतने ज़्यादा फिसल गए, इतने वो खुश हो गए कि उन्होंने और किसी चीज़ की उस वक्त फरमाइश नहीं की और दुआएं खैर हो गई। उसमें मेरे फैमिली के जो लोग हैं जैसे फूफो, खालाएँ और ताया, ये सब लोग आए और हमारे ही घर के लाउंज में हमने फंक्शन रखा, क्योंकि हमारा घर माशाल्लाह इतना बड़ा है और अभी सिर्फ दुआएं खैर ही हो रही थी। थोड़े अनकंफर्टेबल थे मम्मी पापा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बात को जारी रखा और दुआएं खैर हो गई। उसके बाद आना जाना हुआ उनका हमारे घर में, और शादी की जो डेट है वो 3 महीने बाद की रखी गई। तो हम लोगों ने सारे इंतज़ामात करने शुरू कर दिए, मार्की हम देखने लग पड़े कि कौन सी सूटेबल रहेगी। मेरा शादी का लहंगा हम लोग देखने जा रहे थे, डिज़ाइनर वेयर मैं चाह रही थी कि बहुत अच्छा सा मिल जाए, और मेरे ज़ाहिर अपने भी अरमान थे, जो चीज़ें लेनी थी वो सब हम देख रहे थे। तो शादी से तकरीबन 2 महीने पहले ये जब हमारे घर आए, तो उस वक़्त जो इन्होंने बातें की ना, उस वक़्त फिर मेरे मम्मी-पापा को होश आया कि ये सिर्फ़ गाड़ी जो एक ज़रूरत थी उस घर में होते हुए, क्योंकि उनका बहुत छोटा-सा घर था और एक ही उनके पास गाड़ी थी, ये बात सिर्फ़ उस तक लिमिटेड नहीं है, इन लोगों के इरादे कुछ और हैं। तो उस वक़्त उन लोगों ने क्या बातें की बिलाल भाई, वो मैं आपको बताती हूँ। वो जब आए ना, तो जिस तरह से उनका मीठा सा लहजा है, उसी में बात कर रहे थे। कहते हैं कि चलें जी, गुड़िया के पास सवारी तो हो गई माशाल्लाह, गुड़िया सवारी पर बैठ कर आएगी माशाल्लाह। बस अब एक और चीज़ है कि एक छोटा-सा घरौंदा भी हो जाए साथ में, तो सेट पूरा हो जाएगा। कितनी प्यारी लगेगी गुड़िया रानी, नाम ही माशाल्लाह पहले ही रानिया है, तो रानिया बिटिया अपनी प्यारी सी सवारी पर बैठ कर आएँ और साथ में घरौंदा भी हो, तो अपने घर में राज करेगी रानी बिटिया। तो उस वक़्त मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि ये लोग तो सैटिस्फ़ाई होके ही नहीं दे रहे। पहले इन्होंने गाड़ी माँगी, जो कोई माँगता नहीं इस तरह से मुँह फाड़ के। उसके बाद अब ये घरौंदा क्या माँगना चाह रहे हैं। मतलब फिर भी उन्होंने क्लियर किया कि आमिर साहब, क्या मतलब घरौंदा क्या आप कह रहे हैं? तो वो कहते हैं घरौंदा मतलब घर, प्यारा-सा घर, प्यारी रानी बिटिया, प्यारी-सी गाड़ी, प्यारा-सा घर, घर भी एक हो जाए ना। तो उस वक़्त मेरे पेरेंट्स को जो आग लगी बिलाल भाई, और जो मुझे खुद आग लगी, मैंने अपने पेरेंट्स से भी पहले खुद कह दिया कि 1 मिनट, स्टॉप। इसके बाद ये बात आगे नहीं चल सकती। क्योंकि पता नहीं बिलाल भाई किस तरह से उस वक़्त एक मेरी आँख खुली और मुझे अंदर से ये एहसास हुआ, और मुझे पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत मेरे अंदर आ गई कि इससे पहले कि मेरे पेरेंट्स इनकार करते, उनको खुद मैंने कहा कि अब इस बात को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और इन लोगों को मैं मज़ा चखाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी शादी नहीं हुई हुई थी, मेरा निकाह नहीं हुआ हुआ था, वरना मेरी मम्मा तो ये सोच रही थी कि पहले निकाह हो जाए, ताकि अगर वो लोग हमारे घर आते जाते हैं तो मैं उम्र के साथ मिलकर बैठ सकूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूँ शादी से पहले। लेकिन मैंने ही उनको समझाया था कि अभी निकाह नहीं करें, बस बात पक्की हुई हुई है, दैट्स इनफ, और उसके बाद सीधा शादी की तरफ चलें। लेकिन मैं चाह रही थी कि वो लोग अब ज़्यादा हमारे घर आएँ ताकि उनको मैं मज़ीद जान सकूँ। तो इस बार जब वो लोग आए ना, उन्होंने घर की फ़रमाइश की, तो मैं समझ गई थी कि इनकी फ़रमाइश की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होनी। ये गाड़ी से शुरू हुई है, घर तक वो लोग खुद ओपनली मान बैठे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि माशाल्लाह हमारा घर इतना खूबसूरत है, इतना बड़ा है, और ये भी उनके ज़हन में रहा होगा कि इकलौती बेटी है। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि हम बिक रहे हैं। मैं कोई बिकाऊ माल तो नहीं हूँ, और मैं इतनी हल्की तो नहीं थी कि लोग आकर मेरे दाम लगाएँ और मेरे साथ फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ माँगेंगे तो तब मेरा वज़न भारी होगा। मैंने बिलाल भाई अपने पेरेंट्स से भी पहले बोला कि अंकल, आप जा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आई बिलाल भाई उस वक़्त मेरे अंदर कहाँ से ये हिम्मत आई थी, लेकिन ये जो अल्फ़ाज़ मैंने उनको बोले ना कि अंकल, आप यहाँ से जा सकते हैं,
उन्होंने मुझे इतनी सैटिस्फैक्शन दी, मुझे लगा कि दिस वाज़ द राइटेस्ट थिंग टू से। मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ ना उनको ये बोल के कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब उम्र के साथ तो क्या ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, मैं पहले ही जानना चाह रही थी कि ये लोग मुँह पर इतने मीठे बने हुए हैं और इतना इनकी हँसी रुकती नहीं। इनकी कोई भी बात बड़ी से बड़ी कर जाते हैं, उसको हँसी से शुरू करते हैं और हँसी पे जाकर ख़त्म करते हैं। तो मुझे अंदर ही अंदर इतनी आग लगी हुई थी कि जब उन्होंने ये बात कही ना, तो उसके बाद तो मैंने कहा कि अब मज़ीद किसी किस्म की बेवकूफ़ बने रहने की गुंजाइश नहीं है। तो मैंने उनको खुद बोल दिया, अंकल स्टॉप, और आप लोग जा सकते हैं। तो वो लोग हक्का बक्का रह गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, उनके मुंह लिटरली बिलाल भाई जैसे मुंह खुल जाते हैं ना, इंसान का जॉ ड्रॉप हो जाता है, इस तरह से वो अंकल का भी और उमर की मदर का भी मुंह खुल गया। हाँ, इस तरह से, रानिया, रानिया बिटिया, रानिया बिटिया, बेटी क्या क्या क्या, इस तरह से। मैंने कहा नहीं 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 अंकल, नहीं आंटी, अब आप लोग जाएं यहाँ से। आप लोगों ने क्या समझा हुआ है कि मैं कोई बिकाऊ माल हूँ? पहले आप लोगों ने मुंह फाड़ के हमसे गाड़ी मांगी है और अब आप हमसे घर मांग रहे हैं? आप लोग निकल जाए यहाँ से। उस रोज़ उमर साथ नहीं आया हुआ था, नहीं तो उसको मैं इतनी दो खरी खोटी सुनाती ना कि उसके 14 तबक रोशन हो जाते। और अगली बार उस की हिम्मत ना होती कि किसी के घर जाकर लड़की के साथ वो बाकी के लवाजमात भी मांगता। सिर्फ आंटी और अंकल ही उस रोज़ आए हुए थे, तो उनको तो मैंने खूब ठंडा किया। तो मेरे मम्मी पापा भी उस वक्त, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अंदर से क्या सोच रहे हैं, अंदर से किस किस्म की कैफियत है उनकी, उनके ऊपर क्या गुजर रही है। लेकिन वो हमेशा से मुझे सपोर्ट करते आए हैं, और मैंने भी इसी वजह से ये बात इस वक्त तक चलने दी थी कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि चाहे जो भी है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। अगर मुझे कहीं पर भी दाल में कुछ भी काला लगा, तो अगर मैंने खुद से भी पहल की तो वो उसको माइंड नहीं करेंगे। वो अपनी बेटी पर एतमाद रखते हैं, और इसी एतमाद की वजह से ही वो गाड़ी भी देने पर शुरू में राज़ी हो गए थे। लेकिन इस वक्त जब उन्होंने घर मांगा ना, तो मैं बिल्कुल भी इस बात को मज़ीद आगे नहीं चलने देना चाहती थी। तो उन लोगों ने ज़ाहिर है कि बहुत ही हैरान हो गए वो लोग, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, और अब मैं चाह रही थी ऐसा तमाशा बनाकर उनको निकालूं अपने घर से कि वो याद रखें और नेक्स्ट टाइम उनकी हिम्मत ना हो। मैंने कहा निकले यहाँ से, अभी के अभी निकलें। तो वो फरजाना आंटी भी आई हुई थी रिश्ते कराने वाली। अल्लाह माफ़ करे, कैसी लड़की है ये तो। दुर्दाना शुक्र करो, शादी से पहले पता चल गया, इसने तो तुम्हारी नींदें हराम कर देनी थी, इसने तो जीना मुश्किल कर देना था। तो वो लोग है लानत दफ़ा दफ़ा करते हुए वो लोग वहाँ से निकल गए। मतलब इतने जो मीठे लखनऊई उर्दू बोलने वाले एंड में दफ़ा दफ़ा बोलते हुए हमारे घर से खुद दफ़ान हो गए। तो बिलाल भाई, उस वक्त मेरे मम्मी पापा रो रहे थे जब वो लोग निकले, क्योंकि ज़ाहिर है वो सोच रहे थे कि कितनी ज़्यादा उन्होंने अरेंजमेंट्स कर ली हुई हैं शादी की, लेकिन शुक्र है कि अभी तक शादी के कार्ड्स हम लोगों ने नहीं छपवाए थे और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, वरना एक्सटेंडेड फैमिली को भी पता चल जाता। अपने खाला फूफो और ताया वगैरह को ही पता था, लेकिन हम माशाल्लाह इतने अच्छा हमारा फैमिली सिस्टम है कि लोगों के घरों में तो होता है कि इन्हीं लोगों से डर होता है कि ये किस किस्म की बातें करेंगे, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कॉन्फिडेंस था अपने बहन भाइयों के ऊपर, क्योंकि वो एकजुट थे। और मुझे लगता है कि यही हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था, यही हमारी स्ट्रेंथ थी कि कुछ भी हो जाए, हमें एक दूसरे के ऊपर एतमाद होता है और हम लोगों के खौफ से अपनी ज़िंदगियां ख़राब नहीं करते। तो ये थी बिलाल भाई मेरी कहानी। मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो जाए, इन चीज़ों को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर लड़के वाले आपसे कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि उनका कोई हक नहीं बनता, लड़की वाले चाहे कितने भी वेल ऑफ हो, अपने खुशी से कोई कुछ देता है तो वो और चीज़ होती है, लेकिन लड़के वालों का हक नहीं बनता कि वो मुंह फाड़ कर गाड़ी मांगे, बंगला मांगे। मतलब इन इस लालच की कोई हद ही नहीं है। ये इस छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती है, लेकिन इसकी कभी कोई इख्तिताम होता ही नहीं है। तो बिलाल भाई, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं तो अल्लाह का शुक्र है बच गई। और उसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा को कहा कि मम्मी देख लें, अब इसके बाद मुझे फ़ोर्स मत कीजिएगा, मैंने अपना जो करियर है वो परस्यू करना है। तो माशाल्लाह मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था, तो मुझे कनाडा में स्कॉलरशिप की ऑफ़र आ गई, एक डॉक्टरेट फ़ेलोशिप मुझे मिल गई। तो अब मैं माशाल्लाह साइकोलॉजी में डॉक्टरेट कर रही हूँ, और देखूँगी कोई सूटेबल रिश्ता अगर मिला, मतलब आई एम ओपन टू मैरिज। लेकिन और आप ये बता भी सकते हैं अपनी वीडियो में, ताकि अगर कोई हो तो
मैं देखूँगी कमेंट्स में भी। लेकिन मतलब आई एम अ वेरी ओपन टाइप ऑफ गर्ल, मुझे इसमें बिल्कुल वो आर नहीं है। मैं खुद भी ढूँढ सकती हूँ और मेरे पेरेंट्स भी मुझ पर कॉन्फिडेंस रखते हैं। उनको पता है कि ये इसने अब दुनिया देखी हुई है, कोई अच्छा इंशाल्लाह अपने लिए अगर खुद भी ढूँढना चाहे तो ढूँढ सकती है। तो बहरहाल फ़िलहाल मैं डॉक्टरेट कर रही हूँ और मेरा इरादा ये है कि पाकिस्तान वापस जाकर इंशाल्लाह अपना मैं क्लिनिक खोलूँगी। मैंने कहा कि रानिया, आप बहुत बाहिम्मत लड़की हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको लालची लोगों से बचा लिया है। वाक़ई कुछ लोगों के 2 चेहरे होते हैं, मुँह पर और होते हैं और पीठ पीछे और होते हैं, और लोगों की शीरीनी से कभी भी इंसान को धोखा नहीं खाना चाहिए और उनके लबो लहजे पर बह नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो कॉन्क्रीट, जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं ना, जो फ्लैग पॉइंट्स होते हैं, उनको देखना चाहिए कि अगर कहीं पर भी कुछ भी कोई रेड फ्लैग नज़र आए, तो वहीं पर इनकार कर देना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी रानिया की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ अच्छा पता चला होगा और इंशाल्लाह आपको भी रहनुमाई मिली होगी। और आप क्या समझते हैं कि अगर शादी के करीब-करीब भी ऐसी बातें पता चलें, तो क्या लड़की को हिम्मत करनी चाहिए जैसे रानिया ने यहाँ पर पहल की और अपने माँ-बाप से की ना करने से भी पहले खुद से एक स्टैंड लेकर उनको इनकार कर दिया, उनको घर से निकाला? क्या रानिया ने ये ठीक किया? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, हाँ या नहीं लिख दीजिएगा, उससे भी पता चल जाएगा। क्योंकि इस केस में अगर रानिया खुद स्टैंड ना लेती, तो हो सकता है उसके पेरेंट्स एक घर भी दे देते, ये सोचते हुए कि वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जब इतने वेल ऑफ हैं और उनका इतना अच्छा बिज़नेस है और इतनी बड़ी कोठी है और रानिया उनकी एक ही एक बेटी है, तो अपनी बेटी को सुखी करने के लिए मुमकिन था कि वो घर भी देने पर राज़ी हो जाते। लेकिन इस लालच की कोई हद नहीं होती और घर के बाद शायद वो बिज़नेस एस्टैब्लिश करने के लिए बोलते, उमर को अपने साथ बिज़नेस में लगाने के लिए बोलते। मतलब एक वेला लड़का था जिसको बस किसी तरीके से अकोमोडेट करवाने की कोशिश करते। तो यहाँ पर रानिया ने खुद स्टैंड लिया। तो अब बारी है थोड़ी-सी डेली लाइफ़ शेयर करने की। आपको पता है वीडियो के आखिर में मैं थोड़ा-सा आपके साथ अपना डेली लाइफ़ भी शेयर करता हूँ। तो आज मैं बल्क बार्न पर आया हुआ था। यहाँ पर ताज़ा आप खुद से पीनट बटर निकाल सकते हैं। ये हनी रोस्टेड पीनट बटर था। आप देख सकते हैं कि इसमें मूँगफलियाँ पड़ी हुई हैं और वो हनी में कोटेड थी। मतलब मैंने बहुत पीनट बटर्स खाए हैं, लेकिन जो इसका मज़ा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे जैसे मूँगफली का हलवा बना हुआ है, क्योंकि हनी रोस्टेड जब था तो उसमें थोड़ा-सा मिठास भी ऐड हो गई थी और इतना क्रंची और स्पाइसी और मीठा, ऐसे जैसे बादाम का हलवा होता है, इस तरह से ये मूँगफली के हलवे जैसा पीनट बटर था। तो मैंने यहाँ से एक कंटेनर लिया और इस मशीन के नीचे रखा। बहुत आसान है, बस इस मशीन में मूँगफलियाँ अंदर से रखी हुई हैं। आपने सिर्फ़ स्टार्ट प्रेस करना है, जितना आपको पीनट बटर चाहिए वो आप निकाल लें, उसके बाद आप स्टॉप कर दें और वो आपके पास आ जाएगा। ये देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये ताज़ा, आप सोचें, अभी की अभी मूँगफलियाँ पिस रही हैं और मेरी आँखों के सामने ये पीनट बटर बन रहा है और फ़ौरन इतना ज़्यादा बन गया, मैं सोच नहीं सकता कि मूँगफलियाँ पीसना इतना आसान है। बहरहाल ये मशीन की वजह से ही हो रहा था, तो फ़ौरन से वो इतना भर गया। लेकिन मैंने बस इतना सा ही लिया कि देखता हूँ कि अगर मुझे मज़े का लगेगा तो मैं और लूँगा। तो मैंने पूरा कंटेनर नहीं भरा था। तो देखिए कैसे मेरी आँखों के सामने ये ताज़ा मूँगफलियों का पीनट बटर बन गया। तो बस इसको मैंने कैप किया, घर आकर मैंने इसको ट्राई किया, तो नाज़रीन इतना मज़े का था ना, वहाँ पर मैं ट्राई कर नहीं सकता था, मैंने रोज़ा रखा हुआ था क्योंकि, तो बस मैंने उस वक़्त लिया ही। लेकिन घर आकर जब मैंने इसको खाया तो ये इतना मज़े का था, वहाँ पर मैंने इसको सिर्फ़ स्मेल ही किया था, तो स्मेल से ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलें, बस आप आज की वीडियो को रैप अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अगर आपका कोई भी इस किस्म का एक्सपीरियंस है तो नीचे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वॉइस मैसेज छोड़ दीजिएगा तो मैं आपको रीच बैक कर लूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।